इंदौर में एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी की फैमिली रहती थी। ये फैमिली रघुवंशी फैमिली। इनके एक बेटे राजा रघुवंशी की मई में ही शादी होती है, 11 मई को। राजा रघुवंशी की शादी सोनम नाम की एक लड़की से होती है। ये शादी दोनों घर वालों की मर्जी से हुई थी। शादी की सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाती हैं। इसके बाद एक हफ्ता बीत जाता है। पहले से ये तय था कि शादी के बाद पति पत्नी हनीमून मनाने के लिए असम जाएंगे। उससे पहले इनका प्लान कश्मीर जाने का था, श्रीनगर, लेकिन पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद की सारी चीज़ें, तो घर वालों को थोड़ा सा डर लगा। उन्होंने कहा कश्मीर मत जाओ, कहीं और जाओ। तब उन्होंने कहा चलो असम चलते हैं। असम में कामाख्या मंदिर के दर्शन भी करने थे। तो 11 मई को शादी हुई और 20 मई को ये पति पत्नी यानी कि राजा रघुवंशी और उनकी वाइफ सोनम इंदौर से फ्लाइट पकड़ते हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट थी इंदौर से बेंगलुरु और फिर बेंगलुरु से गुवाहाटी। 20 मई की शाम ये लोग गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। गुवाहाटी में रुकते हैं, वहां कामाख्या मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर 22 मई की सुबह ये दोनों गुवाहाटी से मेघालय के लिए निकल पड़ते हैं। मेघालय में शिलोंग पहुंचते हैं और शिलोंग में चेरापूंजी के पास एक होम स्टे, इसे आप होटल भी नहीं कहेंगे, उस जगह पर जो बिल्कुल पहाड़ों और वादियों के बीच में, वहाँ पर चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद 22 मई को ही ये लोग वहाँ एक एक्टिवा स्कूटी रेंट पर लेते हैं। अमूमन हिल स्टेशन पर ऐसी जगहों पर स्कूटी और ये सारी चीज़ें किराए पे मिलती हैं। तो राजा रघुवंशी भी एक स्कूटी किराए पर लेती हैं और अपनी वाइफ सोनम के साथ इधर उधर घूमते हैं, फिर ट्रैकिंग करते हैं, फिर वापस आते हैं। 22 मई की तारीख बीत जाती है। अब अगला दिन 23 मई की सुबह थी। 23 मई को ये लोग जिस होम स्टे में रुके थे वहाँ से चेकआउट करते हैं सुबह करीब 6 बजे। वहाँ से निकलने के बाद अब ये स्कूटी इनके पास थी, आसपास ही कहीं शायद इन्हें और रहना था। अब उस दोपहर को राजा ट्रैकिंग पे निकल जाते हैं। काफ़ी ऊंचाई पे जाते हैं 3, और ट्रैकिंग के दौरान अब जो सोनम थी वो एक कैफ़े शॉप पे रुक जाती है। 23 मई दोपहर के करीब 1:30 बजे थे। 1:30 बजे सोनम के मोबाइल पर उनकी मदर इन लॉ यानी सास का फ़ोन आता है, राजा रघुवंशी की माँ का। फिर सास बहू में बातचीत होती है, वो बताती हैं, वो इत्तेफाक से बातचीत राजा की मम्मी के मोबाइल में रिकॉर्ड भी हो जाती है। और उस बातचीत में वो बताती हैं कि मैं इस वक्त यहाँ एक कैफ़े शॉप पर हूँ। राजा जो है वो नीचे गए हुए हैं, कोई झरना है उसे देखने के लिए, और वो हाँप रही थी। बताती हैं कि चढ़ाई काफ़ी थी। फिर ये भी बताती हैं कि उनका व्रत था और यहाँ खाना वाना उतना अच्छा मिल नहीं रहा है। तो सास बहू के बीच में सारी बातचीत होती है। उसके बाद फ़ोन रख दिया जाता है। ये बात 1:30 बजे की है, 23 मई। 2 बजे के बाद अब घर वाले फिर से फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन फ़ोन बंद। अब घर वाले राजा का फ़ोन मिलाते हैं, इत्तेफाक से मोबाइल वो भी स्विच ऑफ। 1:30 से लेकर 1:45 तक के आसपास बातचीत हुई और 2 बजे रहस्यमयी तरीके से हस्बैंड वाइफ दोनों यानी राजा और सोनम के मोबाइल स्विच ऑफ हैं। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ नेटवर्क का इशू होगा, और वो चेरापूंजी का इलाका, आपको पता है चेरापूंजी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश या बरसात के लिए मशहूर है, और उसी चेरापूंजी से 1 किलोमीटर के फासले पर ये दोनों थे। तो 23 तारीख 2 बजे के बाद मोबाइल बंद। इसके बाद कोई बातचीत नहीं, पर घर वालों को उतनी फिक्र नहीं हुई कि नेटवर्क की इशू होगा। अब 24 मई की तारीख आ गई। 24 मई को फिर सुबह घर वालों ने फ़ोन मिलाया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ, दोनों के, राजा के भी और सोनम के भी। अब उन्हें फिक्र हुई, लेकिन फिर भी उन्हें पता था कि जिस जगह पर गए हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, जंगल है, खाई है, पहाड़ है, नेटवर्क का इशू तो होगा ही। तो दिल को तसल्ली देकर सब इंतज़ार करते रहे कि खुद ही फ़ोन आ जाएगा। लेकिन पूरी जो 24 मई है वो भी बीत जाता, कोई कॉल नहीं आता और मोबाइल अब भी बंद। अब घर वालों को फिक्र होने लगती है। इसके बाद 25 मई की तारीख आ गई। अब ये तीसरा दिन, क्योंकि 23 मई को बात हुई, फिर 23 दोपहर को नहीं हुई, 24 को नहीं हुई, अब 25 को भी ये लोग फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ, कोई कॉल आया नहीं।
अब इन्हें लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा और सोनम अगर फ़ोन नहीं भी मिल रहा तो किसी पीसीओ से, लैंडलाइन से ज़रूर फ़ोन करते। कोई ना कोई बात हुई है। अब घर वाले घबरा गए। इसी के बाद राजा रघुवंशी के एक छोटे भाई और सोनम का एक भाई, फैमिली ये तय करती है कि तुम दोनों जाओ और जाकर उन्हें देखो कि कहाँ है, क्या हाल है। घर वाले घबराए गए। अब दोनों भाई फ्लाइट पकड़ते हैं और 26 को मेघालय पहुंचते हैं, शिलोंग। शिलोंग जब जाते हैं तो वहाँ पर लोकल पुलिस के पास पहुँचते हैं, दोनों की तस्वीर लेकर बताते हैं कि ये लोग यहाँ आए थे, उसके बाद से गायब हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है। इत्तेफाक से गायब होने से पहले 23 मई को राजा और सोनम ने अपने फैमिली के साथ कुछ पिक्चर शेयर की थी, हनीमून पे जब गए, वहाँ घूम रहे थे शिलोंग में। तो उसे एक पिक्चर में एक स्कूटी नजर आई। उस स्कूटी के पीछे एक मोबाइल नंबर था। जब ये दोनों भाई शिलोंग पहुंचे, राजा के और सोनम के, तो वो सारी तस्वीरें मोबाइल में देख रहे थे। अचानक उन्हें दिखा कि एक स्कूटी है। उन्होंने ये बताया भी था कि हमने एक स्कूटी ली है और हम खुद ही ड्राइव करके घूम रहे हैं आसपास। तो उस स्कूटी के पीछे जो मोबाइल नंबर था, उस पर राजा के एक भाई ने कॉल किया। उसने बताया, साहब हम लोग स्कूटी रेंट पे देते हैं। तो फिर उसने बताया कि ये नाम है, ये चेहरा है, आपने स्कूटी दी है। फिर ये जाकर उस स्कूटी वाले से मिलते हैं। वो बताता है कि हाँ, 22 मई को ये आए थे मेरे पास और रेंट पर हमसे स्कूटी ले गए, लेकिन उसके बाद से इनका पता नहीं है और स्कूटी भी उन्होंने अभी वापस नहीं की। अब दोनों भाई और परेशान पुलिस को जाकर बताते हैं। जब पुलिस को बताते हैं स्कूटी वाली बात, तो पुलिस आसपास के इलाकों में पता करना शुरू करती है। तो पता चला कि 25 मई की रात वहीं एक पहाड़ी इलाके की एक पार्किंग के करीब एक लावारिस स्कूटी पाई गई है। उसकी रिपोर्ट लिखी हुई थी। जब उस पुलिस में जहाँ इस स्कूटी की रिपोर्ट लिखी थी, उसका नंबर ट्रेस किया गया, तो पीछे वही नंबर, और फिर ओनर को फ़ोन किया गया। उसने कहा, साहब ये स्कूटी है जो राजा रघुवंशी नाम के शख्स ने हमसे किराए पर ली। अब वो स्कूटी लावारिस हालत में पड़ी है। किसी ने फ़ोन किया, यहाँ एक लावारिस स्कूटी पड़ी है। तो फिर पुलिस आई, ले गई थाने में। अब यहाँ से मामला और संगीन हो गया कि दो अजनबी इंदौर से इतनी दूर मेघालय पहुँचते हैं। 3 दिन से मोबाइल स्विच ऑफ है, घर वालों को कोई कॉल नहीं कर रहे हैं। जो स्कूटी किराए पर ली वो स्कूटी भी गायब है। अब उस स्कूटी वाले के ज़रिए उन दोनों की पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की कि ये लोग यहाँ पहुँचे 22 को, तो कहाँ कहाँ गए। तो जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि एक गेस्ट हाउस या लॉज जैसी जगह थी, स्टे होम, जो जनरली टूरिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ी जंगल जैसा इलाका। तो 22 मई को उन्होंने चेक इन किया था। अब पुलिस वहाँ तक गई, रजिस्टर पे नाम पते सब मिले, लेकिन वहाँ पता चला कि 23 मई को ये लोग चेकआउट कर चुके थे। वहाँ कमरे उमरे की तलाशी में कोई चीज़ मिली नहीं। अब दोनों भाई वहाँ हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जा चुकी है, पुलिस ढूंढ रही है। थोड़ी सी लैंग्वेज बैरियर भी आ रहा प्रॉब्लम। यहाँ इंदौर में फैमिली परेशान। फिर इंदौर में परिवार ने जाकर इंदौर के पुलिस कमिश्नर से मदद मांगी। कहा कि ये 2 बच्चे हनीमून मनाने के लिए गए हैं और इनका कोई सुराग नहीं, मोबाइल बंद, और वो जगह ऐसी जहाँ पे शायद कोई मदद भी नहीं मिल रही है। उनकी शिकायत ये भी कि शायद मेघालय पुलिस उतनी सीरियसली ढूंढ नहीं रही है। तो फिर इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस को कांटेक्ट किया और कहा कि आप इन्हें ढूंढें। मेघालय पुलिस भी अब हरकत में आई। तलाश जोरों शोर से शुरू हुई, सर्च ऑपरेशन टीम बनाई गई। लेकिन दिक्कत ये थी कि मौसम खराब, वैसे ही बारिश वहाँ बेइंतहा, खाई, पहाड़, जंगल, तो सर्च ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही थी। इसी दौरान 28 मई को एक सर्च टीम तलाश करते हुए जो इधर उधर भटक रही थी, जंगल में 2 लावारिस बैग उन्हें नजर आता। उस बैग को देखते हैं, बैग में कुछ कपड़े थे, ज़रूरत के सामान थे। अब वो जो बैग है, वो बैग उस जगह से मिला जहाँ पे ये दोनों जिस स्टे होम में ठहरे थे, कुछ ही दूरी पर, लेकिन जंगल के किनारे पड़ा हुआ। उन दोनों बैग को पुलिस ने अब राजा और सोनम के भाइयों को दिखाया। वो बैग पहचान गए। उन्होंने कहा, जी ये बैग उन्हीं की है। अब स्कूटी लावारिस मिली, बैग जंगल में जहाँ ये ठहरे थे स्टे होम, उससे कुछ दूरी पर यूं ही लावारिस। अब मामला संगीन होता जा रहा था और ये चीज़ें हो रही थी। अब राजा और सोनम के घर वाले लगातार डर रहे थे, लेकिन सुराग कोई नहीं मिल रहा था। वक्त बीतता जा रहा था। अब 2 जून की तारीख आई।
इन दोनों को गायब हुए लगभग 10वां दिन था ये। 2 जून सर्च ऑपरेशन की टीम जो लगी हुई थी, उसमें से एक टीम जो पहाड़ियाँ थी जहाँ से टूरिस्ट गुजरते थे उसके बराबर में एक खाई थी, तो एक टीम उस खाई में उतरी। जब उस खाई में उतरी तो अचानक वहाँ उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। वो करीब गया तो देखा एक लाश पड़ी है। उसने फौरन अपने बाकी साथियों को खबर दी। उसके बाद बाकी के लोग उस खाई में उतरते हैं, बहुत ही खतरनाक टाइप की खाई, एकदम पहाड़ी के किनारे। रेस्क्यू टीम खाई में उतरती है, लाश को उठाती है। लाश के आसपास कुछ चीज़ें मिली थी, जिनमें एक मोबाइल का टूटा हुआ स्क्रीन, इसके अलावा कुछ छोटी मोटी और चीज़ें। पुलिस वो सारी चीज़ों को भी उठाती है। उसके बाद लाश को शिलोंग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया जाता है। फिर अब वो दोनों भाई अभी भी वहीं कैंप किए हुए, जो अपने भाई और भाभी को ढूंढने के लिए पहुंचे। पुलिस उन्हें इस लाश के बारे में जानकारी देती है। चूंकि 10 दिन हो गए, लाश की हालत बहुत ख़राब थी, चेहरा शिनाख्त के लायक नहीं था, तो उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है कि आप देखिए, कपड़ों या बाकी चीज़ों से पहचानिए। तो राजा रघुवंशी के भाई जब लाश को देखते हैं तो दाहिने हाथ पर एक टैटू पे नज़र पड़ता है, और वो टैटू में RAJA लिखा था, राजा, यानी उनके भाई का नाम। वो उस टैटू को पहचानते थे। उस टैटू को देखते ही वो रोने लगते हैं और बताते हैं कि ये उनके भाई की लाश है। अब पुलिस जिसे 10 दिन से सर्च ऑपरेशन के जरिए ढूंढ रही है, वो एक लाश की शक्ल में एक खाई से बरामद हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जिस जगह ये लाश मिली उसके आसपास कहीं भी सोनम का कोई सुराग नहीं था। अब अगले दिन फिर पुलिस उस जगह पर, उसके आसपास के कई किलोमीटर के रेंज में फिर से तलाश शुरू करती है कि शायद यहाँ कहीं सोनम मिल जाए। मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, बारिश भी हो रही है, फिसलन भी, कीचड़ भी, घने जंगल भी। फिर ड्रोन की मदद ली गई, ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन सोनम का सुराग नहीं मिल रहा। इस दौरान में उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पहले ये था कि खाई में लाश मिली है, शायद कोई हादसा हो, एक्सीडेंट हो, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, बल्कि एक मर्डर है, कत्ल का केस है। इत्तेफाक से जिस जगह लाश मिली वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक चापर, एक दाव टाइप का हथियार होता है जो नॉर्थ ईस्ट में यूज़ होता है, वो भी मिला, बिल्कुल न्यू। और उसको देखकर पुलिस का अंदाजा है कि शायद उसी से कत्ल किया गया। तो आला कत्ल यानी वेपन भी अब पुलिस के पास, लाश भी पुलिस ने बरामद कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कत्ल का मामला भी सामने आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि राजा रघुवंशी की लाश तो मिल गई, लेकिन उनकी पत्नी सोनम कहाँ है। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली थी। उसके बाद अब 4 जून हो गए, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब पुलिस सोनम को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है, और साथ साथ इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इंदौर से आया एक शख्स, एक कपल जिसको कोई वहाँ जानता नहीं, जिससे किसी दुश्मनी का सवाल नहीं उठता, उसका कत्ल कौन करेगा और क्यों करेगा। जिस जगह वो लोग ठहरे उससे थोड़ी दूरी पर उन दोनों के बैग के पाए जाने का क्या मतलब। जिस जगह बैग मिला उससे 25 किलोमीटर दूरी पर वो स्कूटी पाए जाने का क्या मतलब, और लाश किसी तीसरी जगह पर पाए जाने का क्या मतलब। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। अभी तक फिलहाल 2 चीजें सामने आई। एक, जिस विजड्रॉक करके इलाका है जहां पे ये लोग ठहरे थे और जिस ये जगह पर रुके थे, इन्होंने चेक इन किया था, वो स्टे होम, वो थोड़ा सा बदनाम इलाका है। वहाँ कई लोकल गैंग हैं और कुछ टूरिस्ट के साथ वहाँ लूटपाट की वारदात हो चुकी है। एक हंगरी का भी शायद टूरिस्ट था जो 12 साल पहले वहाँ आया और उसके बाद गायब हो गया, बाद में उसकी लाश मिली। तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पे बैड एलिमेंट्स हैं जो शायद लूटपाट कर सकते हैं। अब लाश के साथ जो बाकी चीज़ें मिली, तो भाई ने बताया कि राजा की उंगलियों में हीरे और सोने की अंगूठियाँ थी, कलाई पर ब्रेसलेट था, और इन सब की कीमत करीब 10 लाख रुपए थी। तो क्या ये लूटपाट के लिए कत्ल हुआ?
लूटपाट करने वाले कौन हैं, और अगर ये लूटपाट के लिए हुआ तो फिर राजा और सोनम अलग अलग कैसे हुए। जिस जगह पर राजा की लाश मिली आसपास के इलाके को लगभग छान मारा पुलिस ने, वहाँ से अभी तक कुछ नहीं मिला। और सोनम कहाँ है, ठीक है नहीं है, ये वो सारे सवाल हैं जिनकी इस वक्त मेघालय पुलिस तफ्तीश भी कर रही, सर्च ऑपरेशन जारी है। और उधर इंदौर में बैठा परिवार इंतज़ार कर रहा है उन दोनों के घर लौटने का। राजा रघुवंशी की माँ को अभी तक ये नहीं बताया गया कि राजा की मौत हो चुकी है, क्योंकि शायद वो माँ कैसे बर्दाश्त करे जिसके 10-15-20 दिन पहले शादी हुई, उसने उसको दूल्हा बनते देखा, बड़े अरमान से बहू लेकर घर में आई, और वही बेटा और बहू हनीमून मनाने के लिए गए और दोनों गायब। एक की तो मौत की खबर आ गई है, दूसरे की कोई खबर भी नहीं आ रही है। तो मेघालय पुलिस जांच कर रही है और दुआ यही है कि सोनम का सुराग मिल जाए, ऊपर वाला करे वो अच्छी हो, ठीक हो, सुरक्षित हो। तो जैसे इस केस में जो भी अपडेट आगे आएगा आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। लेकिन मतलब बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों को सुनाता हूँ, कुछ कहानियाँ मुझे खुद लगती है कि कहानियाँ इस दिलचस्प या अच्छी कहने से मतलब, हालांकि कहीं ना कहीं कत्ल है, खून खराबा है, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो थोड़े से चौंकाते हैं। आज की कहानी वैसे ही कुछ चौंकाने वाली है। कहानी 8 जून की है, शुरू होती है उस दिन सैटरडे था 8 जून को। 8 जून शहर इंदौर के रेलवे यार्ड में जहाँ ट्रेनें आकर रुकती हैं, उसके बाद उनके पास वक्त होता है दोबारा जाने के लिए, तो उनको स्टेशन से दूर एक जगह पर सारी बोगियाँ वहाँ पे लगा दी जाती हैं, उसको रेलवे यार्ड कहते हैं। तो उसी रेलवे यार्ड में जैसे एक तरह से मालखाना समझ लीजिए आम शब्दों में, एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी और वो आई थी। अब उसको जाने में भी काफ़ी घंटे थे, ट्रेन की सफाई चल रही थी। और ये ट्रेन जो थी ये थी नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन, कई स्टेशनों से होकर गुजरी थी, वहाँ आकर अब यार्ड में खड़ी थी। सफाई कर्मचारी ट्रेन की सफाई कर रहे थे। तभी एक सफाई कर्मचारी एक बॉगी के अंदर एक सीट के नीचे जब सफाई कर रहा था, तभी उसे एक बोरी दिखाई देती है। बोरी पर नज़र पड़ी, उसने बोरी को बाहर खींचा। जब बाहर खींचा तो उसने देखा कि बोरी के ऊपर कुछ खून के निशान है। वो घबरा गया, उसने फ़ौरन रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया। रेलवे पुलिस की टीम आई, बोरी खोला गया, सभी के हाथ पैर फूल गए। उस बोरी के अंदर एक महिला की लाश थी, लेकिन सर गायब था, और बिना सर के सिर्फ धड़ उस बोरी के अंदर, मतलब गर्दन से लेकर नीचे तक, लेकिन दोनों हाथ और दोनों पैर भी गायब थे। देखकर लाश दिमाग घूम गया। रेलवे पुलिस ने खैर बॉडी उठाई, इसके बाद उठाकर रेलवे पुलिस के जरिए उसको सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया। मामला लिखत पढ़त में सब कुछ हो गया। अब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन कुछ पता ही नहीं, सर है नहीं, चेहरा पता नहीं, नाम कौन है, मरने वाली क्या है, हाथ पैर भी नहीं है, कोई पूरे जिस्म में ऐसा कोई सबूत निशान है ही। अब कैसे ढूंढेंगे आप? पहले तो कातिल को, तो बात की बात, जिसका कत्ल हुआ पहले तो उसकी सच्चाई सामने लाए। 2 दिन बीत जाते हैं। यह 8 जून को मिली थी सरकटी लाश, जिसके दोनों हाथ और पैर भी नहीं थे। 2 दिन बाद अब 10 जून की तारीख आ जाती है। 10 जून को, उस दिन मंडे का दिन था, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी। उस ट्रेन की भी सफाई हो रही थी, और उस सफाई के दौरान एक सफाई कर्मचारी एक सीट के नीचे जाता है तो देखता है एक और बोरी पड़ी हुई है। वो बोरी बाहर निकलता है, रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करता है, रेलवे पुलिस आती है, बोरी का मुंह खोला जाता है। उस बोरी के अंदर से 2 हाथ और 2 पैर मिलते हैं। रेलवे पुलिस उसको भी अस्पताल भेज देती है, मोर्चरी में मामला दर्ज कर लेती है। अब ऋषिकेश से इंदौर की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो 1000 किलोमीटर दूर इंदौर में एक रेलवे की बोगी में, एक डब्बे में एक बोरी में लाश मिलती है, जिसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, हाथ पैर नहीं है। और 1000 किलोमीटर दूर इंदौर से ऋषिकेश में एक और बोरी मिलती है, और ये जिस ट्रेन से मिली थी वो ट्रेन थी योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस। अब 2 दिन बाद, तो 8 जून और 10 जून, 2 अलग अलग ट्रेनों में 1000 किलोमीटर के फासले पर 2 डब्बों से 2 बोरियां मिलती, और उन 2 बोरियों में इंसान के अलग अलग कटे हुए पार्ट्स हैं।
अब ऋषिकेश वालों को पता नहीं कि 2 दिन पहले इंदौर में भी ऐसा ही कुछ कोई बोरी मिली है, कोई लाश मिली है। इधर इंदौर वालों को भी पता नहीं कि ऋषिकेश में ऐसा कुछ हुआ है। तो दोनों रेलवे पुलिस अनजान है। लेकिन अब ये हुआ कि तफ्तीश तो करनी है, तो रेलवे पुलिस के जरिए इन्फॉर्म किया गया कि भाई यहाँ पे एक ऐसी ऐसी बोरी मिली है। ये सूचना किसी तरह घूमते घूमते ऋषिकेश से इंदौर तक पहुँचती है। तब इंदौर वाले कहते हैं अरे हमारे यहाँ भी एक बोरी मिली है। यहाँ कहा जाता ऋषिकेश में कि जो बोरी में लाश मिली उसके सिर्फ 2 हाथ है और 2 पैर हैं। तो वहाँ इंदौर वाले कहते हैं कि हमें जो लाश के टुकड़े मिले उसमें हाथ और पैर ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। अब ये हुआ कि शायद एक ही लाश के ये अलग अलग टुकड़े हैं। तो अब सारी चीज़ों को एक ही जगह पे रखा गया केस। अब पता चला कि हाँ ये एक ही लाश के अलग अलग टुकड़े हैं। धड़ मिलता है वहाँ और बाकी चीज़ें जो है सर और हाथ पैर वो ऋषिकेश में। अब रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस को मामला सौंप दिया गया, तफ्तीश शुरू हुई। अब इस तफ्तीश का सबसे पेचीदा चीज़ ये थी कि इसकी जांच करें कैसे, कौन है पहले तो मरने वाली, और 1000 किलोमीटर का फासला है, कहाँ से आई, और ये ट्रेन जो है इसमें कहाँ से चली, वो कहाँ जाना था उसे, ये सब पता करना था। तो जो पहली चीज़ पता चली वो ये कि ये जो ट्रेन आई थी ऋषिकेश में, योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, ये इंदौर तो नहीं उज्जैन जाती थी। तब एक लाश के टुकड़े उज्जैन से अगर वो ट्रेन चलती है और ऋषिकेश पहुंचती है तो इंदौर तो उसमें शामिल नहीं है। लेकिन जो दूसरी बोरी मिलती है वो इंदौर पर मिलती है। अब लाश के टुकड़ों को एक जगह अगर जोड़ा जाए तो दोनों एक ही मिलते हैं कि लाश के टुकड़े तो एक ही शख्स के हैं। तो फिर ये कनेक्शन नहीं बैठ रहा ट्रेन का। तो खैर जब इंदौर वाले जो बॉगी मिली थी, बॉगी के अंदर से लाश, नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन, जब उसकी निकाली गई कि ये कहाँ से कहाँ चलती है, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ तक जाती है, तो पता चलता है कि ये ट्रेन भी उज्जैन से होकर गुजरती है। तो पहला कनेक्शन ये हुआ कि जो ऋषिकेश वाली ट्रेन थी वो भी उज्जैन जाती है, और दूसरा ये कि जो इंदौर में जिस ट्रेन में ये लाश मिली वो ट्रेन भी उज्जैन होकर गुजरती है। बस यही एक कनेक्शन। अब इस कनेक्शन के सहारे पुलिस को मामले की तफ्तीश करनी थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। ध्यान से देखा गया तो उस लाश के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। टैटू क्या, उस पर 2 नाम लिखे हुए थे। नाम थे मीराबेन और गोपाल भाई। एक हाथ पर ये टैटू नाम था। अब ये नाम किसका हो सकता है? हो सकता है जो महिला थी उसका और उसके पति का नाम हो। ये सारी चीज़ें पुलिस वाले डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन कनेक्शन जोड़ रहा है उज्जैन से, तो क्या उज्जैन के आसपास की ये महिला है? ये भी तफ्तीश चल रही है। तभी कुछ पुलिस वालों ने बताया, जो वहीं एमपी के पुलिस वाले थे, कि साहब हमारे उज्जैन के आसपास के कुछ इलाकों में ऐसी एक प्रथा है कुछ जातियों में, जहां महिलाएं अपने हाथ पर अपने भाई का नाम गुदवाती हैं अपने साथ, पति पत्नी का नहीं। तो ये हुआ कि अच्छा पता किया जाए कि भाई ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर ये प्रथा है, ये रस्म है कि वहां की महिलाएं अपने हाथ पर अपने भाई का नाम गुदवाती हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मीराबेन है ये मरने वाली महिला का नाम है, और जो गोपाल भाई लिखा हुआ है इसका मतलब वो उसका भाई होगा। अब पुलिस ने उन बस्तियों की तलाश शुरू कर दी, और ये जो एग्जैक्ट इलाका था ये मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर है, जहाँ की कुछ बस्तियों में ये चलन था कि वो हाथ पे इस तरह से अपने भाई का नाम गुदवाती हैं हर महिलाएं, लड़कियां। तो पुलिस की टीम उस बॉर्डर के पास पहुंचती है। वहां जाकर उस इलाके में अलग अलग घरों में पूछताछ होती है। ये पूछा जाता है कि भाई कोई यहाँ से मिसिंग तो नहीं है, गायब तो नहीं है। काफ़ी कोशिश के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती है। एक शख्स सामने आता है और वो बताता है कि उसकी जो वाइफ है वो पिछले कुछ वक्त से गायब है, और उसने बताया कि 6 जून को उसकी वाइफ से उसका झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद बीवी गुस्से में घर से निकल गई। उसे लगा लौट आएगी, वो आई नहीं। तो फिर उसने उसे इधर उधर ढूंढा, जब नहीं आई तो 7 जून को उसने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। इधर 8 जून को पहली बार लाश के टुकड़े इंदौर में मिलते हैं, और 10 जून को ऋषिकेश में। वो 7 जून को रिपोर्ट लिखाता है, मानी इसके 3 दिन के बाद सब कुछ होता है। अब उस बंदे से कम मरने वाले की शिनाख्त हो गई कि चलो ये एक मीराबेन है जो इस एमपी और गुजरात बॉर्डर पर रहती है।
शादीशुदा है, उसका पति है। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि नहीं, पुलिस उसकी गुमशुदगी के बाद से लगातार गांव में है, वो कहीं गया नहीं, ना उसका रेलवे स्टेशन, ट्रेन, इनसे कोई लेना देना नहीं। तो फिर ये लाश के टुकड़े 2 अलग अलग शहरों में कैसे पहुंचे? अब पुलिस इसकी तफ्तीश शुरू करती है। ले देकर फिर जो इस केस की कड़ी को जोड़ रहा है वो एक ही पॉइंट है, और वो है उज्जैन। क्योंकि ये दोनों ट्रेनें, जिन ट्रेन की 2 बोगियों से ये लाश के 2 अलग अलग बोरियों में टुकड़े मिले, उन दोनों का कनेक्शन उज्जैन से था, क्योंकि उज्जैन से होकर ये ट्रेन गुजरती थी। तो पुलिस ने कहा कि चलो उज्जैन चलते हैं, उज्जैन में शायद कोई सबूत मिले। पुलिस की टीम उज्जैन पहुंचती है। अब पति के हिसाब से 6 जून को झगड़ा हुआ था, 6 जून को वो गुस्से में चली गई, उसने 7 जून को रिपोर्ट लिखाई। तो पुलिस 6 और 7 जून उज्जैन रेलवे स्टेशन और उसके इर्द गिर्द लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। इत्तेफाक से 7 जून को उज्जैन रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए मीराबेन दिखाई देती है, लेकिन मीराबेन के साथ एक शख्स नजर आता है। अब उस रेलवे स्टेशन के बाहर के भी कुछ सीसीटीवी को खंगाला गया, लेकिन फिर कोई फायदा हुआ नहीं। रेलवे स्टेशन के अंदर से बाहर आते हुए एक जगह मीराबेन कैद हो गई और उसके साथ एक शख्स। अब सवाल यह था यहां पर भी आके मामला दी एंड कि ये शख्स कौन है। अब पुलिस ने उस शख्स को जीरो इन किया, वहां के लोकल लोगों से, अपने मुखबिर से, अब सारे लोगों से पूछताछ शुरू हुई। जब सारे लोगों से पूछताछ शुरू हुई तो फिर उस शख्स का खुलासा हुआ। पता चला कि उस शख्स का नाम कमलेश पटेल है और वो वहीं पे कैटरिंग और इन सारी चीज़ों का काम करता है, और उसी के साथ मीराबेन बाहर निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। अब कुछ लोगों की मदद से पुलिस कमलेश पटेल के घर पहुंचती है, उसको थाने ले जाती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। कहता मैं तो इस महिला को जानता नहीं, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर मिली थी, परेशान थी, मैंने उससे बात की, शहर के लिए अजनबी थी, उसको बाहर तक लाया और फिर मैं अपने घर आ गया और वो अपने घर चली गई, मुझे इसके आगे कोई जानकारी नहीं। अब यहाँ पर यह है कि पुलिस को उसके आगे का कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा जिसमें ये दोनों साथ दिखते हों। तो यहाँ पे ये मामला अब डी एंड हो रहा है, सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ हासिल नहीं है। अब पुलिस परेशान क्या करें, कमलेश पटेल का बयान जो है कि इसके बाद का कुछ तो पता नहीं है। अब पुलिस अंधेरे में तीर मार रही, क्या करें क्या करें। फिर भी पुलिस ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, एक दिन कमलेश पटेल के घर चलते हैं, उसके घर की तलाशी लेते हैं, शायद कुछ ऐसा सबूत मिल जाए कि वो महिला यानी कि मीराबेन यहाँ आई थी, रुकी थी, कोई भी न कोई सबूत ऐसा मिले। पुलिस की टीम कमलेश बेन के घर पहुंचती है, पूरे घर की तलाशी लेती है, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिला। पुलिस लौटने ही वाली थी, तभी एक महिला घर के बाहर बैठी थी। पुलिस ने उससे पूछा कि ये कौन है, तो कमलेश पटेल ने कहा कि ये मेरी वाइफ। पुलिस ने उससे कुछ पूछताछ की, वो इशारा कर रही है। असल में कमलेश की वाइफ एक मूक और बधिर, यानी न बोल सकती थी न सुन सकती थी, वो गूंगी थी। अब पुलिस को लगा कि अगर इस घर में कुछ हुआ है और 7 जून को जब स्टेशन से मीराबेन बाहर आई है और साथ में कमलेश पटेल दिख रहा है और वो इस तरफ कहीं आई है, इसके घर तक आई है, तो एक ही विटनेस है और वो है कमलेश की अपनी पत्नी। लेकिन अफसोस वो गूंगी है। पुलिस को लगा आप किसी गूंगे से क्या पूछताछ क्या करें, वो लौट गए। लेकिन तभी उन्हीं में से, उस पुलिस टीम में से एक को ख्याल आया कि गूंगे लोग भी बोलते हैं और उनकी अपनी जुबान होती है, एक साइन लैंग्वेज होती है, इशारों में वो बातें करती हैं और उनको जो उस साइन लैंग्वेज को जानता पढ़ता समझता है वो सारी बातें समझ जाता है कि वो क्या बोल रही हैं। जैसे आप टीवी पे देखते होंगे दोपहर के टाइम हर न्यूज़ चैनल पर एक मूक बधिर समाचार आता है, वो इन्हीं लोगों के लिए होता है, साइन लैंग्वेज, उसी के ऊपर न्यूज़। तो उस अफसर को ख्याल आता है, वो फौरन कहता है कि जरा आप ढूंढो उज्जैन में या इंदौर में आसपास ऐसे एक्सपर्ट्स जो साइन लैंग्वेज जानते हों और इन गूंगे बहरे लोगों से बातचीत कर सकते हो। इत्तेफाक से एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कुछ लोग थे जो सोशल वर्क करते थे, उनमें से एक ने खुद आगे आकर पहल की और कहा कि मैं आपकी मदद करूं। अब पुलिस उसे लेकर कमलेश पटेल के घर जाती है, उसकी वाइफ से फिर से पूछताछ होती है, लेकिन इस बार पुलिस पूछताछ नहीं कर रही थी। पुलिस ने सारे सवाल उस एक्सपर्ट को दिया जो साइन लैंग्वेज जानता था
और अब वही पुलिस के सवाल वो साइन लैंग्वेज वाला एक्सपर्ट कमलेश की बीवी से पूछ रहा है। वो थोड़ी देर तक पूछता रहा, वो इशारों में बताती रही, पुलिस वाले सुनते रहे खामोश। करीब 10-15 मिनट बीत गया। जो साइन लैंग्वेज का एक्सपर्ट आया था, जैसे ही बातचीत खत्म होती है वो पसीने पसीने था और अभी तक पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो बता क्या रही है। अब बारी थी उस साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट को पुलिस को समझाने की। कमलेश पटेल की बीवी ने जो एक गूंगी थी और जो कुछ कहा उसने, अब वो एक्सपर्ट पुलिस को बता रहा था। और वो कहानी ये थी कि 7 जून की रात कमलेश एक औरत के साथ घर आया था। घर आने के बाद उसने उसे खाना दिया, मैंने खाना बनाया, फिर उसने उसे शायद कुछ खाने की इसमें कुछ दवा दे दी थी। उसके बाद वो सो गई, फिर मैं सो गई। इसके बाद मुझे पता नहीं। सुबह उठी तो मैं बाहर चली गई। उसके बाद वो अपना कुछ काम करती थी। जब मैं लौट कर आई तो घर में कमलेश था और कमलेश कुछ कर रहा था। तो मैंने जब देखा ध्यान से तो देखा कि जो महिला कल आई थी घर, वो फर्श पर पड़ी है और वो तेजधार हथियार से उसके टुकड़े कर रहा है। तो मैं देखकर डर गई, चीख भी नहीं सकती थी और बताऊं कैसे किसी को। एक तो मैं डरी हुई भी थी, तो मैं खामोश वहीं बैठ गई, लगभग बेसुध हो चुकी थी, क्योंकि मेरे सामने एक इंसान की लाश के टुकड़े किए जा रहे हैं और वो मेरा पति कर रहा है। डर, बदहवासी, दहशत, वहशत और ऊपर से फिर ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कोई जान ही नहीं। तो मैं एक जगह बैठ गई और वो मेरे सामने लाश के टुकड़े कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो बोरियां लेकर आया, उसमें लाश के उसने टुकड़े रखे और फिर घर से चला गया। जैसे ही ये साइन एक्सपर्ट ने पुलिस को बताया, पुलिस ने फौरन कमलेश पटेल को दबोच लिया। इसके बाद उससे आगे की कहानी पूछी, फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि मैं 7 जून को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर था, वहीं मेरा काम था। अचानक एक ट्रेन आई और उस ट्रेन में एक लेडी थी, वो उतर कर आई, परेशान थी, मुझसे कोई पता पूछ रही थी। मैं उसे बाहर लाया, मेरी नीयत ख़राब हो गई। मुझे पता था इस शहर में उसका कोई है नहीं, पति से झगड़ा करके आई है। तो मैं उसे अपने घर ले गया, उसको खाना खिलाया, फिर उसके खाने में नींद की दवा दी। और जब वो बेहोशी के आलम में थी, मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। वो जाग गई और वो विरोध करने लगी, शोर मचाने लगी। मैं डर गया, मैंने उसका मुंह दाबा, फिर उसके बाद मैंने उसका गला दाबा। वो मर गई। फिर मैं डरा, फिर मैंने उसके लाश के टुकड़े करके सोचा निपटा दूँ। तो मैंने लाश के टुकड़े किए। तब तक मेरी बीवी आ गई, लेकिन मुझे बीवी से इसलिए डर नहीं था कि ना वो बोल सकती थी ना सुन सकती थी, तो किसी को क्या बताएगी। और इससे पहले भी कई औरतों को लाकर घर में मैं उनके साथ ज़बरदस्ती कर चुका हूँ और वो बदनामी के डर से किसी ने मुंह नहीं खोला। तो ये पहली बार नहीं था। हाँ, कत्ल पहली बार हुआ। तो बोला कत्ल के बाद अब लाश को ठिकाने लगाना था। मैंने उसको टुकड़े किए, 2 बोरियों में लाश रखी और बोरी लेकर मैं उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुँच गया। वहाँ मैं रेलवे यार्ड में गया। जब रेलवे यार्ड में गया तो इत्तेफाक से वहाँ देखा कि एक ट्रेन खड़ी है और ये ट्रेन थी नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन, और साथ में एक दूसरी ट्रेन थी जो थी योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस। तो बोला मैंने पहली बोरी देखा कि योग नगरी ऋषिकेश जो ट्रेन जा रही थी उसका वक्त हो चुका था, तो और वो पहले जाने वाली थी। तो मैंने रेलवे यार्ड में जाकर एक कोच के अंदर वो एक सीट के नीचे रखी, तभी इत्तेफाक, और दूसरी बोरी अभी बाहर रखी हुई है, तभी इत्तेफाक से वो ट्रेन चल पड़ी, क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म पर अब जाना था, उसका टाइम शुरू हो गया था। तो मैं दूसरी बोरी लाता, तब तक वो ट्रेन निकल गई। अब मैं घबरा गया कि मैं क्या करूं, आधी लाश तो इस ट्रेन में डाल दी, अब दूसरी का क्या करूं। तो फिर मैंने देखा कि दूसरी तरफ एक रेलवे यार्ड में एक और ट्रेन खड़ी है जो नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन थी। वो भी इस वक्त खाली थी, कुछ देर बाद जाना था उसको। तो मैंने उसकी सीट के नीचे वो दूसरी बोरी रख दी। तो मैं अलग अलग बोरियां नहीं रखना चाहता था, एक ही ट्रेन के अंदर रखना चाहता था, लेकिन एक ट्रेन चल पड़ी और दूसरी बोरी रह चुक गई थी, इसलिए मैंने दूसरी बोरी दूसरी ट्रेन में रखी। और वो इत्तेफाक से उज्जैन से इंदौर पहुंची। इंदौर में पुलिस वालों की नज़र पड़ गई, वो बोरी निकल गई। और इधर जो ट्रेन में रखी थी ऋषिकेश की, जब वो ऋषिकेश पहुंची तब लोगों को पता चला। पूरी कहानी को सुनने के बाद पुलिस ने कमलेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया और पूरी पुलिस ने कमलेश पटेल की वाइफ की बहुत तारीफ की कि एक महिला
जो ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, और सामने कातिल के तौर पर उसका पति था, लेकिन उसने हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई और सारी कहानी बयान कर दी। तो जो शख्स बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कई बार देख नहीं सकते, वो भी कई बार कानून की बहुत मदद कर जाते हैं, और ये कहानी उसकी एक मिसाल है।